अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नया नावल सुर्ख अंचल आज कलम तानिया तहर किस नंबर 1। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आरिज़ वो प्रेगनेंट है, होश की आग नाखन लो। गुस्से से मदीहा ने उसको शानों से झंझोड़ा था। तो मैं क्या करूं, पहली औरत है जो माँ बनेगी, उसे कहे दफ़ा करे अपनी शक्ल यहाँ से। वो गुस्से से दाड़ा। वजूद में उसकी सूरत देखती चंगारियाँ दौड़ जाती थी और तमाशा लगवाओ अपना, वो सिर्फ निकाह में थी तुम्हारे और तुमने उसके साथ किया क्या है। अगर घर में किसी को भी पता लग गया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ दबाती वो घबराई हुई लग रही थी, जबकि कमरे में एक वजूद की सिसकियाँ भी गूंज रही थी। तो मैंने कहा था मेरे अरमानों पर इसको बिठा दो, मैंने कहा था मेरा निकाह इससे करवाओ, मैं उसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। वो चिल्लाया, जबकि मदीहा ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आरिज़ ने सुर्ख नज़र से माँ को देखा। तुम्हारे बाप का फैसला था ये उसके, मगर हो जाओ जाकर, क्यों उसकी जान के दुश्मन बन गए हो। मदीहा गुस्से से बोली, आप जाएं। आरिज़ ने ज़ब्त से कहा, जबकि पीने की शलवार कमीज़ में दीवार से चिपकी आयत को उसने फनकार के हुए देखा। उन्होंने अफसोस से पहले आयत को और फिर आज को देखा। आरिज़ क्या था ये तो सब ही जानते थे। आयत की गलती बस ये थी कि वो उसे मोहब्बत करती थी और उस मोहब्बत ने आज उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कैसे इस जायज़ बच्चे को छुपाती जिसे उसके ही बाप ने गुनाह बना दिया था। चलो आयत। मदीहा ने आयत का हाथ थामा जो पत्ते की तरह काँप रही थी। आरिज़ ने निगाह फेर ली। वो कुछ लम्हे और देखता तो शायद उसका कत्ल कर देता। वो भड़क उठता, वॉशरूम में चला गया। क्यों आती हो उस कमरे में, तुम जानती भी हो ये सब किया है और उसका क्या अंजाम होगा। मदीहा की आंखों में उसको देखकर आंसू तैर गए थे। ताई अम्मी मुझ बचा लें। वो फूट फूट कर रो दी। उनके सीने में चेहरा छुपा कर वो बुरी तरह रोई थी। मदीहा ने इर्द गिर्द देखा। इस वक्त सब सूरत है, कोई जाग जाता और इन दोनों को देख लेता तो क्या बनता। उन्हें सबसे ज़्यादा अपने शोहर का डर था। वो ऐत को लेकर उसके रूम में दाखिल हुई, जो उसकी सीढ़ियाँ उतर कर दूसरी तरफ था। ऐत की अम्मी का इंतकाल हो जाने के बहस वो मदीहा से बहुत करीब थी, जबकि आफ्ताब ऐत के वालिद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और अपने बीवी बच्चों में मगन हो गए थे। ऐत का सब ही ख्याल रखते थे, खासकर मुर्तज़ा, आरिज़ के वालिद, कबीर, सालार और यहाँ तक के ज़ैन भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। सिवाय आरिज़ के सभी घर में उसके लिए हसास थे। मदीहा ने उसके आंसू साफ़ किए। उसके कमरे में मत जाया करो, उसने प्यार से कहा। सुर्ख सफ़ेद रंगत और उस पर हया के रंगों से लबरेज वो लड़की किसी की भी पसंद बन सकती थी, मगर आरिज़ को इससे बेहद नफरत थी और कहीं भी वो अपनी गलती उसके साथ गलत करके नहीं मानता था। उसे अमेरिका जाना था, पाकिस्तान से वो हमेशा के लिए चले जाना चाहता था। वजह जीनी थी उसकी गर्लफ्रेंड, जिसने इसका इतना दिमाग ख़राब कर दिया था कि वो आरिज़ सब छोड़ देना चाहता था। उसके लिए यहाँ तक कि कई बार कबीर से वो पीटा भी था। वजह चोरी थी। कारोबार में से बड़ी रकम निकलवा कर जीनी को सेंड करते हुए वो पकड़ा गया था और कबीर, जो हाथ से ज़्यादा गुस्से का तेज़ था, उसने बिना किसी लिहाज से इसको पीट दिया था। ये तो सालार उस दिन ही घर आया था तो आरिज़ की बच्चा हुई, वरना शायद ही कोई इसको कबीर से बचा पाता। और फिर सब के इत्तेफाक राय से आरिज़ का निकाह ऐस से करा दिया गया था, जिस पर आरिज़ ने बहुत वाह किया था, मगर बड़े भैया यानी कबीर की वजह से उसे इस रिश्ते में बंधना पड़ा और इसे सारी लग्जरीज भी ले ली गई। आरिज़ ही वह शख्स था जागीर हाउस का जिसके पास ना गाड़ी थी और ना कोई बाइक। उसे जब ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती तो कबीर के पास जाना पड़ता था, जो कि उसकी जान अपनी आंखों से ही खींच लेता था। सभी कबीर से डरते थे। उन्होंने खुद बुलाया था। ऐद ने आंसू साफ किए। मदीहा ने गहरा सांस भरा। और तुम पागल हो, चल पड़ती हो उसके बुलावे पर। वो ज़रा खफा हुई, वरना वो यहाँ आ जाते। उसने जैसे उसे आरिज़ की तरफ से दी जाने वाली धमकी से आगाह किया था। मदीहा खामोश होगी। वो लड़का इतना ज़िद्दी था कि नाक में दम दे दिया था। वैसे तो उसके चारों ही बेटे ज़िद में एक दूसरे से बढ़कर थे, मगर बिल्कुल अपने बाप पर गए थे। तुम रस करो, अब रोना मत। मदीहा ने उसको लेटने का इशारा किया, जबकि आयत ने सर नफ़े में हिला दिया। ताई अम्मी, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो सिसकी थी। मदीहा ने उसको गले से लगा लिया। कोई कुछ नहीं सोचेगा, इस बात को खुद ही छुपा लो मुझसे। जहाँ तक हो सकेगा मैं इस सब को ठीक करने की कोशिश करूँगी और उसका एक ही हल है कि तुम्हारी
رخصتی کر دیجیے۔ وہ مدھم آواز میں بولے، نہیں تائی امی پلیز ایسا مت کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے رونے لگی، جبکہ مدیحہ کو شدید افسوس ہوا تھا۔ آج اپنی تربیت پر آیت ہے، اب رونا نہیں، میرے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ وہ بولی تو آیت سسکنے لگی، کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، انہوں نے پیار سے کہا اور اس کے پاس سے اٹھی۔ میں عمل کے ہاتھ کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں، وہ بولی اور اس کے پیشانی چوم کر وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ ان کے نکلتے ہی آیت نے جلدی سے روم لاک کر لیا تھا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ زمین پر بیٹھتے چلے گی۔ وہ رات جو سے اس کی عزت چھین لگی تھی اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگی۔ ایک محبت کی اتنی بڑی سزا سسکیوں نے اس کے کمرے میں اس کی بے بسی کی وضاحت کی تھی۔ پریش ایک کالے یونیفارم میں ریڈی بیگ ابھی اٹھا رہی تھی کہ سیل فون رنگ ہوا۔ اس کے دوست کا میسج تھا۔ وہ سیل فون دیکھ کر مسکرائی اور وہی سیل پھینک کر باہر آ گئی۔ السلام علیکم بڑے بھیا۔ کبیر کو بھی روم سے نکلتے دیکھ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کبیر نے جواب دیا، چہرہ سنجیدہ تھا اور اس کے آگے سے گزر گیا۔ پریشے اس کے پیچھے ہی تھی۔ زیمل بھی جلدی باہر نکلی۔ پریشے تم کالج چل رہی ہو؟ عمل نے پوچھا تو اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ تمہیں تو بخار تھا، عمل نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب طبیعت ٹھیک ہے، بس اس لیے پریشے نے تو کہا تو وہ مسکرا کر ناشتہ کرنے لگے۔ زین نہیں اٹھا۔ السلام علیکم چاچو۔ سب نے کوس میں وجاہت کو دیکھا جو زین کے بارے میں بیٹھنے سے پہلے پوچھ رہے تھے۔ زین اتنی جلدی کہاں اٹھ گیا؟ عمل نے منہ بنایا۔ آج بڑے بھیا اس کی میٹنگ ہے پیرنٹس سے۔ ٹیچر سلار بھیا تو ہے نہیں، عارض بھیا جاتے نہیں تو بڑے پاپا جائیں گے کیا؟ عمل نے جان بوجھ کر یہ ذکر چھیڑا تھا۔ پریشے نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ مجھے پتہ ہے اور میرا ہی جاننے کا ارادہ ہے، کبیر نے مصروف سے انداز میں کہا تو دونوں نے شرارتی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عید کو بھی بلا کر لاؤ، کبیر نے ان دونوں کی کھیکی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں لاتی ہوں۔ پریشے ہاتھ جاڑتی اٹھ گئی۔ مرتضیٰ بھائی کی طبیعت ٹھیک ہے بھابھی؟ مدیحہ سے وجاہت نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ان کی طبیعت رات دیر تک کام کرتے رہے، میں، کبیر اور اس کے بابا، بس اس لیے شاید انہیں دیر ہو گئی۔ انہوں نے کبیر کے آگے ناشتہ رکھا جس نے نیوز پیپر بند کیا تھا۔ وجاہت نے ساری لایا۔ صوفیہ اس کے آگے ناشتہ رکھ رہی تھی۔ وہ بھی ناشتے کی جانب متوجہ ہوئے۔ وجاہت کے بچے نہیں تھے اور انہیں زین سے بے حد لگاؤ تھا۔ سب بچوں میں سے سکندر اور شعاب کے ساتھ مرتضیٰ صاحب بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے، جبکہ سکندر کی بیگم افشین جو روز انہی کے ساتھ آتی تھی اور ان کی ایک بیٹی اور بیٹا رمشا گھر میں سب سے چھوٹی تھی، جبکہ عدیل ذہنی مریض تھا۔ 25 سال کا ہونے کے باوجود اس کے لاکھ علاج کے باوجود بھی وہ ذہنی بیمار تھا اور اکثر اس کو سب نے پاگل خان میں بھیج دینے کا تجزیہ کیا تھا، مگر افشین کی ضد پر گھر میں اسے الگ حصے میں رکھا جاتا تھا اور تقریباً سب بھی اس سے دور رہتے تھے، خود افشین بھی۔ مگر بیٹی کی روز بگڑتی حالت دیکھ کر اس نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا کہ شاید کوئی لڑکی آ کر اس کو سنبھال لے، اور جب اس نے سکندر سے اس بارے میں ڈسکس کیا تو وہ خفا ہوئے، مگر افشین کی ضد کے آگے کسی کی نہ چال سکی۔ اور اس طرح زیمل جو کہ غریب گھرانے کی لڑکی تھی مگر اتنی خوبصورت تھی کہ سب اس کے ماں باپ کے اس رشتے پر مان جانے پر حیران تھے، اس سے عدیل کی شادی کر دی گئی۔ وہ عدیل کے ساتھ عدیل کے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی، ان کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا، خاص میڈس تھی جو انہیں کھانا پہنچا دیتی تھی۔ زیمل کیسے تھے؟ ایک پاگل انسان کے ساتھ کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس کے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں آتا تھا، اور اس انوکھی شادی میں سب ہی شامل تھے سوائے سالار کے۔ وہ اکثر اپنے پروفیشن کی وجہ سے گھر سے باہر ہی رہتا تھا، جبکہ شعاب کی 2 بیٹیاں تھیں، پریشیا اور عمل۔ تنزیلہ نے کچن میں سے شعاب کو ٹیبل پر دیکھا تو جلدی سے ان کے آگے کھانا لگایا۔ طبیعت کے لحاظ سے وہ بالکل کبیر جیسے تھے۔ سب ناشتہ کر رہے تھے، ہلکی پھلکی باتیں بھی جاری تھیں۔ پریشیا عید کو بھی لے آئی تھی۔ وہ چپ چاپ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سب نے اس کی سرخ سوجی آنکھوں کو دیکھا تھا حیرت سے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ مرتضیٰ نے سب سے پہلے پوچھا۔ یہی سوال سب کے منہ پر تھا۔ کچھ نہیں تھا ابو، وہ جلدی سے مسکرا کر بولی۔ تو مرتضیٰ بھی مسکرا دی۔ عارض اور سالار کہاں ہیں؟ مرتضیٰ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ سالار تو گھر آیا ہی نہ تھا رات میں، اور عارض اپنے کمرے میں ہی ہے، وہ بولی۔ فون لگاؤ اس لڑکے کو، جب سے یہ گھٹیا شوق اس کے پیچھے لگا ہے گھر سے غائب رہتا ہے، وہ ذرا غصے سے بولے۔ تو کبیر نے سالار کو کال ملائی جس کا نمبر اٹھ نہیں رہا تھا۔ عارض کے بارے میں البتہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ سب اپنی اپنی جگہ جانے کے لیے اٹھے تو تبھی زین دوڑتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا، جلدی سے جوس پیا اور وجاہت کے پاس ہے۔ چاچو میری میٹنگ آپ اٹینڈ کریں گے؟ سالار بھیا تو ہے نہیں، وہ بولا تو وجاہت مسکرا کر کچھ کہتا کہ کبیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں چلوں گا، چلو آ جاؤ، وہ بولا اور اسے کھینچ کر باہر لے آیا۔ ہے بڑا مزہ آنے والا ہے پریشے، اور عمل اپنی ہنسی روکتی خود بھی باہر بھاگی، جبکہ باقی سب پیچھے مسکرا دیے تھے۔ بڑے بھیا آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ زین کی جان بھی سسک اٹھی تھی۔ کیوں، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ سالار جا سکتا ہے،
तो मेरे जाने से क्या हो जाएगा। कबीर पैराडो में बैठा और दोनों लड़कियां भी जल्दी से बैठ गईं। जैन को चक्कर आ रहे थे, वो चारों चार गाड़ी में सवार हो गया। रोने वाली शक्ल हो रही थी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद उनका कॉलेज आ गया था। तीनों लड़कियां कबीर को खुदा हाफिज कहकर चली गई थी। अलबत्ता जैन बहाने सोच रहा था कि क्या हुआ ऐसा कि कबीर अंदर ना जाए। कबीर ने तैवरी डाली, उसको देखा, आ जाए भैया। वो मुस्कुराया, फीका सा, सांस तो फूल गए थे। कबीर गाड़ी से उतरा और कॉलेज में दाखिल हुआ। जैन भी सर झुकाए उसके पीछे दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम बॉस। अचानक एक लड़का अपनी ऐनक दुरुस्त करता जैन के करीब आया, माथे तक हाथ ले जाता। वो बोला। कबीर ने हैरत से उसको और फिर जैन को देखा। जैन का चेहरा अलबत्ता फीका पड़ गया था। वो यार कैसे हो बॉस। वो हंसता हुआ बोला। वो लड़का उसके बॉस कहने पर चौंक उठा। ये सब क्या है। कबीर ने गुस्से से पूछा। भैया हम सब दोस्त एक दूसरे को बॉस कहते हैं। वो मुस्कुराया। कबीर ने सर झटका और अंदर जाने लगा। जैन उस लड़के को परे धकेल कर कबीर के पीछे भागा था। कबीर स्टाफ रूम में दाखिल हुआ। जैन का दिल तेज से धड़कने लगा। भैया वो एकदम बोला। कबीर ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। वो एक्चुअली मेरे टीचर्स इस रूम में नहीं है, आप यहाँ वेट करें, मैं भी रूम नंबर पता करके आता हूँ। जैन ने उसे VIP रूम में बिठाया और वहाँ से फ़ौरन भागा था। वो भागता हुआ कैंटीन की तरफ आया और अपने दोस्तों के बीच आकर सांस लिया। कैंटीन में सब ने उसे सलाम किया था और उसे इस वक्त किसी चीज़ की गर्ज नहीं थी सिवाय उसके कबीर को किसी तरह यहाँ से निकाला जाए, वरना जो उसके हालात थे उसके टीचर्स कबीर को सब बताकर उसकी इज्जत करते थे। क्या हुआ, हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे। उसके एक दोस्त ने पूछा। यारो गया मैं तो सीरियसली। जैन ने परेशानी से फ्रीज़र खोला और बना पे किए उसने कोक का कैन निकल कर मुँह से लगाया था। ऐश ग्रे आंखों में बेहद परेशानी थी। हुआ क्या है। उसने काउंटर पर कैन फेंका। बड़े भैया आए हैं मीटिंग अटेंड करने। जैन बेचारगी से बोल। वाट। सब हैरान हुए। मगर तुम्हारी मीटिंग तो तुम्हारे सालार भैया लेने आते हैं, तो एक ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। ही इज़ सो हैंडसम। उनमें से एक लड़की बोली, जबकि मुंह भी बस रहा था सालार के आने पर। यार वो शहर से बाहर है। जैन ने बालों में हाथ फेरा। ये तो वाकई परेशानी की बात है। दूसरी तरफ से आवाज़ है। जैन ने पसीना साफ किया और जेब में से सुर्ख रुमाल निकाल कर माथे पर बांध लिया। इस स्टाइल में वो बहुत अलग और बेहद चार्मिंग लगता था। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। वो हथेली पर मुक्का मारता बोला। ऐसा करो, किस तरह, उन्हें वापस भेज दो। एक दोस्त ने मशवरा दिया। बहुत खूब, जाओ ज़रा निकाल कर आओ उन्हें कॉलेज से बाहर। जैन भड़क कर उस फालतू मशवरे पर रुख मोड़ गया। रुख मोड़ते ही सामने से आती लड़की को उसने अदाए नाज से देखा था। पल में उसकी आंखों की परेशानी गायब हुई थी। शम्मस। वो मुंह में बुड़बुड़ाया, मगर अगला ख्याल कबीर का आते ही उसने शम्मस पर बाद में निगाह डालने का सोचकर कबीर जो कि एक मसला हल करने की ठानी, उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 10 मिनट हो गए थे जैन को गए हुए। अब उसको गुस्सा आना शुरू हो गया था। वो उठता कि उससे पहले ही उसे आवाज़ सुना दी। सर बट मेरा मेरिट अच्छा है। रात साहब ने कहा था अच्छे मेरिट पर एडमिशन मिल जाएगा। झंझलाए हुई सी खूबसूरत आवाज़ पर चौकन्ना हुआ। आवाज़ खिड़की में से आ रही थी। उसे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी मगर चेहरा नहीं। उसने सेल फ़ोन निकाल कर यूज़ करना शुरू कर दिया। बट ने पैसे उन्होंने कहे थे, मैं ले आई हूँ। अब आप मुझसे इससे भी ज़्यादा मांग रहे हैं, जबकि मेरी फ्रेंड का भी एडमिशन नंबर है। उसकी इतनी फ़ीस तो नहीं थी। अब आवाज़ गुस्से में बदली। इडियट। अब जैसे भड़कती आवाज़ सुनाई दी। ना चाहते हुए भी वो जगह से उठा और खिड़की का पर्दा हटाया। सीमा नहीं, क्लर्क का रूम था। सामने ही क्लर्क का रूम था जहाँ एक सख्त गिर ऑफिसर बैठा था और एक लड़की जो गाउन में थी झुक कर पेपर उठा रही थी। वो चंद लम्हे देखता और फिर वहाँ से हटता कि वो लड़की सीधी हुई। देख लूँगी मैं इस बुढ़े को। उसने रुख फिर कर गुस्से से कहा। ब्लैक गाउन में सर को दुपट्टे से ढांपे जो बमुश्किल ढांप रहा था। वो तीखी नज़र से क्लर्क को देखकर बोली, जबकि कबीर अपनी जगह साकत हो गया था। ये पहली बार था जो उसकी निगाह किसी पर ठहरी थी, वरना 30 साल ज़िंदगी में कई लोग और लड़कियाँ जो बेहद हुस्न रखती थीं उसके ऑफिस में भी थीं, जबकि उसके साथ भी काम करती थी, मगर कभी किसी पर निगाह नहीं ठहरी थी। लड़की ने वो फाइल सीने से लगाई और वहाँ से जाने लगी। कबीर होश की दुनिया में आया और दरवाजे से बाहर निकला। वो अब कॉरिडोर में नहीं थी। उसने कॉरिडोर से निकलकर बाहर देखा तो वो लड़की वहाँ भी नहीं थी। ब्लैक गॉगल्स को उतार कर वो दोबारा क्लर्क के पास आया। उस लड़की का नाम क्या था उसने सोचा। लहजा बेताब सा था। किसका? क्लर्क ने अपने ऐनक के पीछे से उसको देखा। कबीर के माथे पर कई बाल डाले। वो जो अभी यहाँ खड़ी थी। उसने जब से दोबारा सवाल किया। नहीं नैन। क्लर्क ने उसकी पर्सनैलिटी देखते हुए ज़रा उसके रूम में आकर जवाब। नैन।
कबीर ने दोबारा नाम दोहराया और मुस्कुरा दिया। कहाँ रहती है? वो फिर से पूछने लगा। ये मुझे नहीं पता। क्लर्क ने हरी झंडी दिखाई। कहाँ रहती है? उसने पीटी की पॉकेट से वॉलेट निकालकर उसकी टेबल पर 5,000 का नोट रखा। क्लर्क मुस्कुराया। साहब ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है बस, वो बोला। कबीर ने जल्दी से वो डॉक्यूमेंट उठाकर खोले। नैन अब्बास, उसने नाम पढ़ा और मुस्कुरा दिया। डॉक्यूमेंट की कॉपी को सख्ती से थाम कर दोबारा गागल्स लगाकर वो जहन की तलाश में निकला और सामने से जहन आता दिखाई दिया। कबीर ने उसको घूरा। चलें भैया, उसने कहा। अब मुस्कुराहट ज़रा अलग थी। कबीर उसके बनाए गए रूम में चला गया, जबकि जैन ने उसके पीछे से सुख का सांस लिया। हाँ, उसकी सारी पॉकेट मनी तो ख़त्म हो गई थी, मगर जान बख्शी हो गई थी। उसने गहरा सांस खींचा। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।